जैसा कि आपको पता है प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट, एंटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक यूनिट वाइज एक क्रम से आप सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते नहीं हैं, तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन इकोनॉमिक्स में विद्यमान होते हैं। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, देखिए कि प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं, प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं, इसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। इतने सारे माध्यम से अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी करेंगे तो कहाँ से प्रश्न पूछेगा। तो बस आप ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें अगर जो एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए बैच मिलेगा, यूजीसी नेट के लिए, झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए, मध्य प्रदेश में सेट के लिए और टेट के लिए, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए क्लास मिल जाएगी, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी क्लास मिल जाएगी। मतलब आपको इकोनॉमिक्स की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बैंक का एक कार्य नहीं है। एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए, जितने लोग भी जुड़े हैं। फिर हम इस प्रश्न पे आते हैं कि केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इस प्रश्न की अगर जो हम बात करें तो ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बैंक का एक कार्य नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा काम है जिसका संबंध केंद्रीय बैंक से नहीं है, मतलब वो कार्य केंद्रीय बैंक नहीं करता है। तो देखिए अगर जो केंद्रीय बैंक के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की हम बात करें तो साख पे नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। साख पे क्या करता है, साख पे नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। और साख पे नियंत्रण क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो मुद्रा स्फीति आ जाएगी, और अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बहुत कम हो जाएगी तो मंदी आ जाएगी। तो इसलिए आरबीआई या देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य साख नियंत्रण होता है। साख नियंत्रण वो दो माध्यम से करता है, एक तो होता है परिणात्मक और दूसरा होता है चयनात्मक। साख नियंत्रण दो तरीके से करता है, पहला होता है परिणात्मक, दूसरा होता है चयनात्मक। ठीक है, देख लीजिए साख पे नियंत्रण कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। एक होता है परिणात्मक। परिणात्मक के अंतर्गत क्या आता है,
परिणात्मक के अंतर्गत रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, बैंक दर आता है, नगद आरक्षित अनुपात आता है, वैधानिक तरलता अनुपात आता है, और चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत क्या आता है, नैतिक दबाव साख मापदंड का निर्धारण। फिर केंद्रीय बैंक और क्या होता है, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है ना, बैंकों का बैंक होता है। अगर जो वाणिज्यिक बैंक पे कहीं भी कोई समस्या आती है तो वो वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने का कार्य करता है। उसके बाद सरकार के बैंक के रूप में भी केंद्रीय बैंक कार्य करता है, सरकार के बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक कार्य करता है। उसके बाद बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करने का जो एकाधिकार है वो देश के केंद्रीय बैंक के पास होता है, और ये विदेशी विनिमय की व्यवस्था भी करता है। तो क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग यहाँ पे बी बोल रहे हैं कि सर जी काले धन पे नियंत्रण, काले धन पे नियंत्रण जो है ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये केंद्रीय बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आप देखिए कि डिमोनेटाइजेशन किसने किया था, डिमोनेटाइजेशन किसने किया था, तो डिमोनेटाइजेशन तो सरकार ने किया था ना, केंद्रीय बैंक ने थोड़ी डिमोनेटाइजेशन किया था। तो काले धन पे नियंत्रण करना ये सरकार का काम होता है, ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से क्या एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, तो नोट निर्गमन पर एकाधिकार ये होता है भैया, सरकारी ऋण का प्रबंध भी करता है और विदेशी विनिमय का ये प्रबंध भी करता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन अर्थशास्त्री व्यय के नाम लगान सिद्धांत से जुड़े हैं, थोड़ा आराम से करिए। ऐसे कौन से दो अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम लगान के साथ जुड़ा हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा। जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, तो देखिए दिया लगान, तो आपको याद आना चाहिए मार्शल साहब। मार्शल साहब किसकी बात करते हैं, तो मार्शल साहब आभास लगान की बात करते हैं, जो अल्पकालीन अतिरेक की बात करते हैं, आभास लगान की बात करते हैं, ठीक है। आभास लगान की बात कौन करता है, मार्शल साहब कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो मशीनरी होती है उसी के कारण अल्पकाल में उद्यमी को लगान प्राप्त होता है, मतलब जो उपकरण होते हैं उसके कारण वो अल्पकाल की बात करते हैं। उसके बाद अगर जो हम लोग बात करें तो रॉबिन्सन जो थे उन्होंने लगान सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से विवरण दिया था, या व्यवस्थित या वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया था। तो क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि अल्फ्रेड मार्शल और डेविड रिकार्डो ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो डेविड रिकार्डो ने भेदात्मक सिद्धांत दिया था, भेदात्मक सिद्धांत। डेविड रिकार्डो ने लगान का भेदात्मक सिद्धांत दिया था। क्या भेदात्मक सिद्धांत के अंतर्गत बताया था कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, जो भूमि जितना ज्यादा उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी, ऐसी भूमि जो उर्वरक नहीं होगी उसे सीमांत भूमि बोला जाएगा, अर्थात सीमांत भूमि लगान नहीं देगी, और ऐसी भूमि जो उर्वरक होगी अर्थात वो लगान देगी उसे हम अधिसीमांत भूमि बोलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि भूमि की पूर्तिया बेलोचदार है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आधुनिक लगान सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था, तो जेएस मिल ने किया था, और इसको व्यवस्थित रूप से किसने प्रस्तुत किया था, तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि जब अर्थव्यवस्था उत्कर्ष की ओर बढ़ रही होती है तो निम्नलिखित में से क्या एक नहीं होता है, चलिए भाई बताइए। अगर जो अर्थव्यवस्था उत्कर्ष की ओर बढ़ रही है, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था समृद्धि की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था समृद्धि की तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, समृद्धि की तरफ बढ़ रही है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। और कोई तो देखिए इजी सी बात है, अर्थव्यवस्था जब समृद्धि की तरफ बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जब मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, अर्थात पूर्ति भी तेजी से बढ़ रही है।
तो जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग ज्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में उस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, ना कि वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है। तो जब कोई देश समृद्धि की तरफ या विकास की तरफ अग्रसर होता है तो उस अर्थव्यवस्था में मांग, वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा होती है और साथ ही साथ उत्पादन अर्थात पूर्ति भी बहुत ज्यादा होती है। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग भी ऊंचा होगा और उत्पादन भी ऊंचा होगा तो जाहिर सी बात है कि कीमतों में वृद्धि होगी। और ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जब अर्थव्यवस्था उत्कर्ष की ओर बढ़ रही होती है तो निम्नलिखित में से क्या एक सही नहीं है। तो कीमतें गिरती हैं, नहीं भैया कीमतें गिरती नहीं है, कीमतों में वृद्धि देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। आसान आसान भाषा में एक लाइन में इसको आप समझ लीजिएगा कि देखिए जब कोई भी अर्थव्यवस्था विकास करता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि अगर जो अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो उस अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत मुद्रा स्फीति भी होनी चाहिए, मुद्रा स्फीति भी होनी चाहिए, मुद्रा स्फीति थोड़ी बहुत रेंगती हुई मुद्रा स्फीति होनी चाहिए। क्योंकि जब मुद्रा स्फीति बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। और मुद्रा स्फीति क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वस्तुओं की जो मांग है उसमें वृद्धि हो रही है। तो जब मांग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें से कि कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है जो मुद्रा के मांग से संबंधित नहीं है। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर होगा। सभी लोग लाइक शेयर करते रहा करिए। शिवानी श्रीवास्तव जी, नौशाद अली जी, प्रियांशु जी, शकुंतला कुमारी जी, नैना यादव जी, प्रतिमा जी, संजय बहादुर लाल जी, अक्षय जी, सुनील दुबे जी, ज्योति चौरसिया जी, ठीक है, राजेश कुमार सिंह जी, एसएसपी जी, अक्षय जी, इतने सारे लोग जुड़े हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सब बी बोल रहे हैं। बी क्यों बोल रहे हैं भाई, बी क्यों बोल रहे हैं? चलिए तो जितने भी बी बोल रहे हैं सबका उत्तर क्या है, गलत है। चलिए बताइए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। निकोलस कॉल्डार ये जो है ये वितरण के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। निकोलस कॉल्डोर जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, ये वितरण के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, वितरण के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी हम लोग कॉल्डोर के बारे में पढ़ रहे थे एप्लीकेशन पे लास्ट क्लास में, तो जो लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग के सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो फ्रीडमैन साहब मुद्रा के मांग के सिद्धांत की उदाहरण देते हैं, जेम्स टोबिन साहब, उसके बाद बॉमोल साहब। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि केन्सियन दृष्टिकोण के अनुसार यदि सरकारी व्यय तथा कर समान मात्रा में बढ़ाए जाएं तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। किन साहब क्या कहते हैं कि अगर जो मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में सरकार का व्यय और कर दोनों समान रूप से बढ़ाया जा रहा है तो इससे अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिलेगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर, और एकदम मेहनत से लग जाइए। जिंदगी में कुछ पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के किसी को कुछ मिला नहीं है और जो मेहनत किया है वो खाली हाथ रहा नहीं है। तो मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, बशर्ते वो मेहनत पूरे मन से होना चाहिए। आप अपने आप से ये बात कर सकें कि हाँ भैया हम मेहनत कर रहे हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि केन्सियन दृष्टिकोण के अनुसार, थोड़ा आराम से करिएगा, ये बोल रहे हैं। और कोई भाई बी, कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। चलिए तो केन्सियन दृष्टिकोण के अनुसार यदि सरकारी व्यय तथा कर समान मात्रा में बढ़ाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो वो किन साहब किसकी बात कर रहे थे, किन साहब प्रभावी मांग की बात करते हैं ना। अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रभावी मांग की बात करते हैं। अब ये प्रभावी मांग की शुरुआत कहाँ से होती है, तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उनका ये कहना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है
और अगर जो बेरोजगारी आती है तो हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती कर देना चाहिए, तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन जब किन साहब आते हैं तो कहते हैं नहीं भैया, अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आती है तो हमें प्रभावी मांग बढ़ाना पड़ेगा, और प्रभावी मांग वहां पे होगा सॉरी, जहां पे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगा, समग्र पूर्ति के बराबर होगा। ठीक है, यही बात बोलते हैं ना। तो इस प्रश्न की बात करें कि केंसियन दृष्टिकोण के अनुसार यदि सरकारी व्यय अर्थात सरकार का व्यय तथा कर की मात्रा समान रूप से बढ़ाई जाए तो निम्नलिखित में से इसका परिणाम क्या होगा? तो समग्र मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जब सरकार का व्यय बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन की संभावना बढ़ती है। कैसे उत्पादन की संभावना बढ़ेगी? अरे भाई, सरकार अगर जो बढ़िया सड़क बनाएगी, सरकार बढ़िया पुल का निर्माण करेगी, सरकार अगर जो आपको अच्छी बिजली देगी, सरकार अगर जो आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा, तो जाहिर सी बात है कि आप वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। और जब उत्पादन में वृद्धि करेंगे, उत्पादन ये सारी चीजें मतलब जब होंगी तो आप वस्तुओं के क्या होंगे? उत्पादन में वृद्धि करेंगे। और जब उत्पादन में वृद्धि होगा तो उससे आपको क्या होगा? आय होगा। और अगर जो आपको आय होगा तो आप अपने मांग को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से किसने समूह संतुलन का विचार दिया? समूह संतुलन का विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? बेसिकली आपको ये बताना है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? समूह संतुलन का विचार किसने दिया? ठीक है, ठीक है। तो समूह संतुलन का जो विचार दिया गया था वो चेम्बरलेन के द्वारा दिया गया था। और किसके संदर्भ में दिया गया था? एकाधिकारिक प्रतियोगिता के संदर्भ में। एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के संबंध में। एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार क्या होता है? कि यहाँ पे अनेक विक्रेता होते हैं और विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अनेक विक्रेता होते हैं और विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो समूह संतुलन की बात करते हुए इन्होंने ये कहा था, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाले अनेक होते हैं, लेकिन वो वस्तुएं समरूप नहीं होती हैं, विभेदित होती हैं। जैसे कि मैं पावर बैंक की बात करता हूं, अगर जो आप बस में यात्रा करते होंगे तो देखे होंगे कि एक व्यक्ति आता है और 5 पावर बैंक के साथ में लिए रहता है। वो जितने भी पावर बैंक होते हैं, रंग में, रूप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो चेम्बरलिन ने समूह संतुलन का विचार एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत दिया। और समूह संतुलन का अभिप्राय ये था कि एक ऐसी बाजार की स्थिति जहां पे अनेक विक्रेता हैं लेकिन वो विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अर्थात विभेदित वस्तुओं के उत्पादन करने वाले फर्मों को ही उन्होंने समूह संतुलन का नाम दिया। विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले फर्मों को ही उन्होंने समूह संतुलन का नाम दिया और इसकी अवधारणा चेम्बरलिन ने दिया था। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस बाजार प्रारूप में अनुकूलतम दशाओं में उत्पादन क्षमता में आधिक्य उपस्थित नहीं रहेगा? अच्छा प्रश्न है। लाइक शेयर सभी लोग करते रहिए। इतने सारे लोग क्लास में जुड़े हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या कम रहती है। आज तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है कितने लोग लाइक जुड़े हुए हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए, निम्नलिखित में से किस बाजार प्रारूप में अनुकूलतम दशाओं में उत्पादन क्षमता में आधिक्य उपस्थित नहीं होता है? अर्थात बाजार की कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें उत्पादन आधिक्य नहीं होता है? अर्थात एक उत्पादक मांग से ज्यादा उत्पादन नहीं करता है,
तो ये तो होता है भैया कौन सी प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि आपको पता होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, अनेक क्रेता होते हैं, अनेक क्रेता होते हैं व अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता होते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता सबको पता होता है कि बाजार में वस्तु की प्रचलित कीमत क्या है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत चूंकि सबको पता है कि बाजार की प्रचलित कीमत क्या है, बहुत सारे क्रेता हैं, बहुत सारे विक्रेता हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन हो रहा है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है। किसी एक फर्म के द्वारा कीमतों पर कोई असर नहीं डाला जा सकता है। क्यों नहीं डाला जा सकता है, इसलिए नहीं डाला जा सकता है क्योंकि सबको पता है कि बाजार में प्रचलित कीमत क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण क्या होता है, तो गेहूं की मंडी। गेहूं की मंडी में आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि जो आपको गेहूं मिल जाएगा वो 20 रुपए से लेके 50 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आपसे ये कहे कि हम 500 रुपए पर केजी गेहूं आपको बेचेंगे, तो आप उससे खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि तीव्र व व्यापक इच्छा जो नूतन व महंगे एप्पल मोबाइल फोन खरीदने के लिए हैं समझी जाती है। जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम बहुत महंगा सामान खरीदें, हम एप्पल का मोबाइल अपने पास रखें, हम आईफोन अपने पास रखें। तो इसे क्या कहा जाता है, थोड़ा कमेंट करके बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये होता है आपका स्नाब प्रभाव। तो स्नाब प्रभाव ये बताता है, स्नाब प्रभाव हमें ये बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण समाज के कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो इस वस्तु की मांग में वृद्धि करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाज के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इन वस्तुओं की मांग को यथावत रहने देते हैं या मांग में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। तो इस प्रकार के प्रभाव को ही स्नाब प्रभाव कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि फोन है, मोबाइल फोन है, एप्पल का फोन है, तो समाज का एक वर्ग ऐसा है जो एप्पल के फोन को रखने के लिए प्रीफरेंस देता है। वो लोग क्या खरीदते हैं, वो आईफोन खरीदते हैं, एप्पल का फोन खरीदते हैं। लेकिन वही समाज का जो दूसरा वर्ग होता है वो कहता है कि नहीं भैया हम नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो इसे ही स्नाब प्रभाव कहा जाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होती है तो उसके कारण समाज का एक वर्ग इन वस्तुओं की मांग में कमी कर देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाज का दूसरा वर्ग इन वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर देता है। तो इसी प्रभाव को हम लोग स्नाब प्रभाव बोलते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक नियम यह व्याख्या करता है कि खाद्य पदार्थ पे होने वाला व्यय आय स्तर में वृद्धि के साथ घटता है। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है। अब देखिए, इस प्रश्न को जानने के लिए आपको पता होगा कि एक अर्थशास्त्री हुए। चलिए पहले आप उत्तर करिए, पहले आप उत्तर करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे थियरी की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। इत्मीनान से सभी कंटेंट को वहाँ पे फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे तो प्रश्न कहाँ से बनेंगे, सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो जो नीचे नंबर आ रहा है इस पर कॉल भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, उसे डाउनलोड करके डायरेक्ट भी वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं एंजिल का नियम। अब एंजिल का नियम क्या बताता है,
तो देखिए भैया, एंजल साहब एक जर्मन अर्थशास्त्री हुए, एंजल साहब एक जर्मन अर्थशास्त्री हुए और उन्होंने लोगों के एक समूह का अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया कि लोगों के एक समूह का अध्ययन किया और ये पाया कि जब इन लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो ये अपने व्यय को किस तरीके से कर रहे हैं। मतलब एंजल साहब एक जर्मन अर्थशास्त्री थे और उन्होंने कुछ एक लोगों के समूह को लिया और इन लोगों के समूह को उन्होंने लिया और फिर ये अध्ययन करने का प्रयास किया कि जब इस समूह की आय में वृद्धि हो रही है तो ये समूह किस तरीके से अपने व्यय को निर्धारित करता है। तो ये 3 कंडीशन बताते हैं। पहली कंडीशन में ये बताते हैं कि उपभोक्ता, जब इन लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो जितनी तेजी से, फर्स्ट कंडीशन, जितनी तेजी से इनकी आय बढ़ रही है, जितनी तेजी से इनकी आय में वृद्धि हो रही है, उतनी तेजी से उपभोग में वृद्धि ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, खास करके खाद्यान्न पे, अर्थात खाने की वस्तुओं पे जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है उतनी तेजी से खाद्यान्न पे व्यय नहीं बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम 5,000 रुपये है तो भी तो आप रोटी चावल दाल ही खाएंगे, और 5 लाख रुपए पर महीने हो जाएगा तो भी तो रोटी चावल दाल ही खाएंगे। तो यही बात एंजल ने कहा कि जब पहला उन्होंने देखा कि फर्स्ट कंडीशन में बताया कि जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है उतनी तेजी से खाद्यान्न पे व्यय नहीं बढ़ रहा है। फिर दूसरी कंडीशन में उन्होंने बताया कि जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है उसी अनुपात में उनका उपभोग व्यय मकान पे और कपड़ा पे बढ़ रहा है। मतलब जितना तेजी से आय बढ़ रहा है उतना ही तेजी से उपभोग व्यय कपड़े और मकान पे भी लोग कर रहे हैं। और तीसरी कंडीशन में उन्होंने बताया कि जितनी तेजी से आय बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा तेजी से लोग वृद्धि अपने उपभोग व्यय में बढ़ा रहे हैं। किन वस्तुओं के संदर्भ में? मनोरंजन के वस्तुओं के संदर्भ में, मनोरंजन के वस्तुओं के संदर्भ में और शिक्षा पर, मनोरंजन और शिक्षा पे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। जर्मन साहब, सॉरी, एंजिल साहब एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। एंजिल साहब एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कुछ लोगों के समूह के आय का अध्ययन किया, फिर ये पाया कि जब इन लोगों की आय में वृद्धि होती है तो इनका उपभोग व्यय 3 तरीके से प्रभावित होता है। पहली कंडीशन में बताया कि जितनी तेजी से लोगों की आय में वृद्धि हो रही है उतनी तेजी से खाद्यान्न पे व्यय नहीं हो रहा है। दूसरी कंडीशन में बताया कि जितनी तेजी से लोगों की आय में वृद्धि हो रही है उतनी ही तेजी से लोग मकान और कपड़ा पे उपभोग व्यय कर रहे हैं। और तीसरी कंडीशन में बताया कि जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा तेजी से खर्च लोग मनोरंजन और शिक्षा पे कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके पेपर में बार बार पूछा गया है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कोई पूछ रहा है कि हाँ, क्या हुआ? अरे भाई, ये क्लास जो होती है वो पूरी इकोनॉमिक्स की होती है। चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, कोई भी परीक्षा आप देते हैं, तो भैया देखिए, मांग का नियम, बाजार का नियम मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में अलग नहीं हो जाएगा। किन्स को अलग नहीं पढ़ना होगा। हार्टे को ऐसा नहीं है कि बिहार में अलग पढ़ा जाएगा, यूपी में अलग पढ़ेगा। सुम्पीटर को ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में अलग पढ़ा जाएगा और उत्तर प्रदेश में अलग पढ़ा जाएगा। यहाँ ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस सेट है। अगर जो आप ठीक तरीके से इन प्रैक्टिस सेट को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से पढ़ते हैं, आप मेरी 100 क्लास पढ़ लीजिए यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर किसी भी राज्य का उठा करके देखिएगा, उसमें मैक्सिमम प्रश्न ऐसा होगा जो आपको मिल जाएगा, आपको लगेगा कि ये सारे प्रश्न हमने पढ़ा है ना। तो पहले मेहनत करिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। बहुत सारे बच्चे केवल कंफ्यूजन में रहते हैं। आप निश्चिंत होकर के पढ़िए, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, बी, डी और कोई भाई? हार्टे ने क्या बोला था? इनका स्टेटमेंट बार बार आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाता है। हार्टे का स्टेटमेंट पूछा जाता है, क्या बोला था भाई? हार्टे ने क्या कहा था?
व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। कॉपी पेन हो तो लिख लीजिए, बार बार ये पूछा जाता है। व्यापार चक्र एक विशुद्ध घटना है। व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। मौद्रिक घटना है, ये पूछा जाता है। कॉपी पेन हो तो लिख लीजिए, बार बार पूछा जाता है कि हार्टे साहब ने क्या बोला, या व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, ये बात किसने कही थी? तो व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, ये बात हार्टे ने कही थी, जो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक साम्य के भंग होने से उत्पन्न होता है। ठीक है। उसके बाद हेयक की बात करें तो हेयक ने क्या कहा? हेयक ने क्या कहा कि जब बैंक साख का निर्माण कर संतुलन ब्याज दर से नीचे ब्याज दर पर ऋण देता है तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। उसके बाद शुम्पीटर ने क्या बोला? शुम्पीटर ने क्या बोला था? शुम्पीटर ने कहा था कि देखिए भैया, एक तो शुम्पीटर साहब ने व्यापार चक्र की 4 अवस्थाओं की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जब कोई उद्यमी जब कोई उद्यमी नवप्रवर्तन करेगा तो वो लाभ कमाएगा। और नवप्रवर्तन का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसा करिए जो आज के पहले किसी ने नहीं किया है। जैसे सोचिए कि कैप है, टोपी, तो भैया कोई एक व्यक्ति आया होगा, ऐसा थोड़ी है कि जब से मानव का अस्तित्व है तभी से टोपी और कैप आ गया, नहीं आया ना। तो कोई एक व्यक्ति आया होगा, उसने सोचा होगा कि भैया लोगों के सर पे धूप लगता है, तो ऐसी स्थिति में एक कैप बना दिया जाए तो इसकी मांग होगी अर्थव्यवस्था में। तो वो क्या था? वो नवप्रवर्तक था, उसने सबसे पहले सोचा, उसने कैप बनाया, करोड़ों रुपए का व्यापार किया। तो एक उद्यमी को नवप्रवर्तक होना चाहिए, मतलब ऐसे आइडियाज लेकर के आने चाहिए जो आज के पहले कोई नहीं लाया है, और जब उसे पैसे की जरूरत होगी तो वो बैंक से ऋण ले लेगा, अर्थात साख ले लेगा। तो अब चलिए इस प्रश्न के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन मौद्रिक सिद्धांत की व्यापार चक्र श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हार्टे और हेयक का ये व्यापार चक्र सिद्धांत था, लेकिन शुम्पीटर का जो सिद्धांत था ये व्यापार चक्र से संबंधित नहीं था, ये नवप्रवर्तन से था। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र की परिकल्पना नहीं है? क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा कौन सी बातें नहीं की गई थी, बेसिकली आपको बताना है। और रोज आप लोगों की क्लास होती है शाम को 7 बजे से, आप लोगों की रोज क्लास होती है 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। तो मेहनत से पढ़िए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड। और जो लोग भी एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पे मेरे सेंड कर दीजिएगा। अभी कुछ देर में आपको बैच में ऐड करा के सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र की परिकल्पना नहीं है? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, और कोई? ठीक। तो अगर जो आपने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को पढ़ा होगा तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्या बोला था? बोला था ना कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार का क्या होगा? सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार, अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर उन लोगों ने क्या बोला था? फिर बोला था कि मुद्रा मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी में परिवर्तन प्रत्यक्षतः समानुपाती होते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला था कि वस्तु एवं साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। तो ये लोग पूर्ण प्रतियोगिता की भी बात करते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि बचत और विनियोग ब्याज के सापेक्ष होता है। बचत और विनियोग ब्याज के सापेक्ष होता है। बचत और विनियोग क्या होता है? ब्याज के सापेक्ष होता है, और पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। तो ये वाली बात समझिए थोड़ा सा। बचत व
विनियोग, बचत व विनियोग ब्याज के सापेक्ष होता है, ब्याज के सापेक्ष होता है, सापेक्ष होता है। ठीक है, कि आप ये जो ब्याज है वो निर्धारित करता है कि आप बचत कितना कर रहे हैं, विनियोग कितना कर रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि मुद्रापूर्ति ब्याज दर को प्रभावित करती है। नहीं भैया, मुद्रापूर्ति ब्याज दर को नहीं प्रभावित करती है, ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ऐसा नहीं कहा था, ये बात तो किन्स ने बोली थी। ठीक है, ये बात किसने कही थी, ये बात किन्स ने कही थी, ये बात किसने कही थी, किन्स ने कही थी कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो एक निश्चित सीमा तक ब्याज दर गिरता है, एक सीमा के बाद ब्याज दर में कमी नहीं आती है, अर्थात ब्याज दर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और ब्याज दर कभी ना ही ऋणात्मक हो सकता है और ना ही ब्याज दर कभी शून्य हो सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है पर अनुपस्थित अस्फीति अनुचित है, ये कथन किसका है? ये बार बार अगर जो आप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें कम से कम 7-8 बार तो ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि किसने दिया, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण एवं अस्फीति अनुचित होता है, ये कथन किसका है? तो देखिए भैया, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। ठीक है, मुद्रास्फीति जिसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं और आम बोलचाल में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ रही है, और जब वस्तु की कीमतों में वृद्धि आती है तो इसका मतलब क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में किसी वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी पूर्ति बहुत कम है। तो जब मांग बहुत ज्यादा होगी, पूर्ति बहुत कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो हम कहेंगे कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहते हैं। और अस्फीति क्या होता है? तो अस्फीति होता है एक तरीके से जब आपकी अर्थव्यवस्था में मांग अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाता है, तो जब मांग कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग ही नहीं रहेगी तो पूर्ति क्यों होगा, अर्थात जब मांग व पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाता है तो हम कहते हैं कि मंदी आ गई है। अर्थात अस्फीति में क्या होता है, अस्फीति में अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। तो मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अस्फीति अनुचित है, ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है, वो किन्स का है। और किन्स ने क्या बोला था कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है, अस्फीति अनुचित है, लेकिन अस्फीति जो है वो मुद्रास्फीति से ज्यादा बुरा होता है। क्यों? क्योंकि आप मंदी में रहना पसंद नहीं करेंगे, आप महंगाई में रहना पसंद करेंगे लेकिन मंदी में नहीं करेंगे, क्योंकि मंदी में आपके पास पैसा ही नहीं होगा। महंगाई में एटलीस्ट आपके पास पैसा होगा लेकिन आपकी बचत नहीं होगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि त्वरक का संबंध निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से है? अब देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, ये सारे प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा में पूछे गए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब चलिए इस प्रश्न की बात करें तो देखिए, मैं एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में आ जाएगा अगर जो आप मेरे बात को ध्यान से सुन लेंगे। तो त्वरक और गुणक से एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो त्वरक की अगर जो बात करें तो त्वरक की अवधारणा किसने दिया था सर्वप्रथम? त्वरक की अवधारणा किसने दिया था, कमेंट करके बताइए। चलिए पहले आप उत्तर करिए। ठीक है, ठीक है। तो त्वरक की अवधारणा सबसे पहले पूछा जाता है, ये जितना भी मैं लिख रहा हूं ये पूछा जाता है, ये जितना भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूछा जाता है। कॉपी पेन हो तो लिख लीजिए थोड़ा सा। त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था त्वरक की अवधारणा? तो सर्वप्रथम त्वरक की अवधारणा अफ्तेलियन के द्वारा दिया गया था, अफ्तेलियन के द्वारा दिया गया था। त्वरक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? विकसित किया था जेबी क्लार्क ने, जेबी क्लार्क ने विकसित किया था, जेबी क्लार्क ने विकसित किया था। उसके बाद त्वरक की बात करें तो त्वरक सिद्धांत हमें क्या बताता है? तो त्वरक हमें ये बताता है
कि उपभोग में परिवर्तन से निवेश पे पड़ने वाले प्रभाव को। अर्थव्यवस्था में जब उपभोग में परिवर्तन होगा तो उससे निवेश में भी परिवर्तन होगा। जैसे अर्थव्यवस्था में अगर जो उपभोग बढ़ेगा, इसका मतलब मांग बढ़ेगा तो निवेश भी बढ़ेगा। और अगर जो अर्थव्यवस्था में उपभोग कम होगा तो तो निवेश में भी कमी आएगी, क्योंकि जब मांग कम होगा तो निवेश भी कम होगा। तो त्वरक हमें क्या बताता है? तो त्वरक उपभोग में परिवर्तन का निवेश पे प्रभाव को बताता है। उपभोग में परिवर्तन से निवेश पर प्रभाव को त्वरक बताता। ठीक है, तो अब ये प्रश्न कभी नहीं भूलना है। ठीक है, उसके बाद गुणक, ठीक है ना, उसके बाद दूसरा जो है वो गुणक। तो गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गुणक की अवधारणा जो सर्वप्रथम दिया गया था, सर्वप्रथम जो गुणक की अवधारणा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? आर.एफ. कोहन के द्वारा। किस रूप में? रोजगार गुणक के रूप में। आर.एफ. कोहन के द्वारा रोजगार गुणक की बात की गई थी। और रोजगार गुणक क्या होता है? तो जब अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक दौर में रोजगार का स्तर बढ़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में रोजगार में कई गुना की वृद्धि आ जाती है। उसे ही रोजगार गुणक की अवधारणा में आर.एफ. कोहन ने बोला था। उसके बाद गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है किन्स को। विकसित किसने किया था? तो किन्स ने क्या बोला? किन्स ने निवेश गुणक की बात की। निवेश गुणक में उन्होंने क्या बताया कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाया जाता है तो निवेश बढ़ाने के कारण भविष्य में चल करके जितनी तेजी से निवेश बढ़ रहा है उसके कई गुना तेजी से वृद्धि राष्ट्रीय आय में होगी। ये बात निवेश गुणक के अंतर्गत किन्स ने बोला था। तो इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपभोग, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। फिर आपको यहाँ पे गुणक की बात करें तो गुणक का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। K इज इक्वल टू 1/1 MPS और K इज इक्वल टू 1/1 MPC। 1 से 2 प्रश्न पक्का, जितना मैंने लिखा है इससे आप कोई भी इकोनॉमिक्स का पेपर उठा लीजिएगा। 1 से 2 प्रश्न, कभी कभी 3 प्रश्न भी यहीं से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। गुणक और त्वरक आज मैंने दोनों आपको ठीक तरीके से बता दिया शॉर्ट फॉर्म में। तो याद रखिएगा कि त्वरक की बात करें तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन ने दिया था। त्वरक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो विकसित करने का कार्य जेवी क्लार्क को जाता है। त्वरक होता क्या है? तो त्वरक उपभोग में परिवर्तन से निवेश पे होने वाले प्रभावों की व्याख्या करता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में उपभोग में परिवर्तन होगा तो उससे निवेश में भी परिवर्तन होगा, अर्थात डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी। और जाहिर सी बात है कि जब उपभोग में कमी या वृद्धि होगी तो निवेश में भी कमी या वृद्धि होगी। फिर गुणक की बात करें तो गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम आर.एफ. कोहन ने रोजगार गुणक के रूप में दिया था। रोजगार गुणक क्या होता है? तो जब अर्थव्यवस्था में शुरुआती दौर में रोजगार में वृद्धि होती है तो इस रोजगार में वृद्धि होने के कारण भविष्य में कई गुना रोजगार बढ़ता है। और फिर गुणक की अवधारणा को विकसित किन्स ने किया था निवेश गुणक के रूप में। तो किन्स ने बोला था कि देखिए भैया, निवेश गुणक का मतलब ये होता है कि जब स्टार्टिंग दौर में अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाया जाता है तो इससे भविष्य में चल करके राष्ट्रीय आय में कई गुने की वृद्धि हो जाती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में यहाँ से बन जाएगा, है ना। और फिर याद रखिएगा कि के अर्थात गुणक इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1/1 MPS, के इज इक्वल टू 1/1 MPC। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, चलिए भाई, लाइक शेयर बहुत कम है, क्या उत्तर आ रहा है? और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है।
इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच है, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार का अलग बैच है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सबका अलग अलग बैच है और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि थियरी यूनिट वाइज एक क्रम से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को ठीक तरीके से सॉल्व करने में बहुत सारी समस्या क्रिएट होती है। साथ ही साथ आपको कंप्लीट मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट से रिवीजन करते रहिए। कम से कम 1 घंटा रोज नोट्स पढ़िएगा जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग नोट्स पढ़ते ही नहीं है। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए रोज 1 घंटे नोट्स पढ़िए। आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप वहां से डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या हो गया, क्या हो गया? मैं कमेंट देख रहा हूं, क्या हो गया भाई? चलिए, अप्रत्यक्ष कर की बात हो रही है, आराम से करिए। तो अप्रत्यक्ष करों की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है? अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो कर डायरेक्ट सरकार नहीं लेता है। ठीक है, मतलब आप किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कि आप पार्ले जी खरीदते हैं, आप साबुन खरीदते हैं, आप तेल खरीदते हैं, आप दवा खरीदते हैं, उस पर कर लगता है, टैक्स लगता है। तो आप पैसा किसको चुका रहे हैं? आप तो दुकानदार को दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा किसके पास जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। तो ऐसे कर जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के पास जाते हैं उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दुकान से आप वस्तुओं को खरीदते हैं, वहां पे आप कर देते हैं, लेकिन वो पैसा सरकार के पास जाता है। और दूसरा होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम टैक्स हो गया, तो आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी सैलरी मिल रही है तो आप ही को कर देना होगा। तो देखिए, अप्रत्यक्ष कर क्या करता है, ये कम कम बोझदार होता है। बात बिल्कुल ठीक है। 5 रुपए का अगर जो आप पार्ले जी खरीदते हैं तो आपको 50 पैसे या 25 पैसे कर के रूप में देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कम बोझदार होता है। अप्रत्यक्ष कर बहुत ज्यादा आपसे नहीं लिया जाता है, अधिक लोगों पे लागू होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, तो भैया सभी लोग तो नौकरी कर नहीं रहे हैं, सभी लोग तो इनकम टैक्स दे नहीं रहे हैं। और 140 करोड़ जितने भी लोग हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार की वस्तु का उपभोग कर रहे हैं। तो जब सभी लोग उपभोग कर रहे हैं तो जो लोग भी वस्तुओं को खरीदेंगे उनके ऊपर लागू होगा और उपभोग घटाने में सहायक होगा। ये भी बात ठीक है कि जब आप कर ज्यादा देंगे तो मांगी गई मात्रा में कमी, वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी आ जाएगी। तो उपरोक्त सभी विशेषताओं से युक्त है। अगला कि व्यापार की सकल अदल बदल शर्त सही रूप से परिभाषित करती है। आज सेशन थोड़ा सा लेट हो गया था, है ना, 10 मिनट आज सेशन लेट से शुरू हुआ था, बट कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आज जल्दी जल्दी करते हैं अब, है ना। हाँ, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर, राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, बताइए। राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत। सभी लोग कमेंट करके बताइए, इधर उधर की बातें लिखने वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राज्य सरकार की आय के सबसे 3 बड़े स्रोत। एक क्रम से लिख दीजिए, एक क्रम से लिख करके बताइए कि राज्य सरकार सबसे ज्यादा आय कहां से प्राप्त करता है। ठीक है, लिख करके बताइए, और केंद्र सरकार के भी। चल, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। और कोई? व्यापार की सकल अदल बदल शर्त किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? कमेंट करके बताइए।
तो सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त क्या बताती है? तो सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त किसी देश के आयात तथा निर्यात के बीच कुल अनुपात को प्रदर्शित करती है। सकल अदल बदल शर्तें किसी देश के आयात और निर्यात के बीच अनुपात होता है, ठीक है, जिसमें QX को हम किससे जिसमें QM को हम किससे इंडिकेट करते हैं? आयात की मात्रा। ये क्या होता है? आयात की मात्रा। और QX क्या होता है? ये होता है निर्यात की मात्रा, ठीक है। और आयातों तथा निर्यातों की मात्रा के बीच अनुपात जितना अधिक होगा, आयातों और निर्यातों के बीच का अनुपात जितना अधिक होगा, सकल व्यापार की शर्तें उतनी ही क्या होंगी? बेहतर होंगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? कोई डोरेंस बता रहे, डोरेंस वाले सब गलत है। डोरेंस साहब आय व्यापार शर्त दिए थे। ये सकल अदल बदल शर्त जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये टांजिंग के द्वारा दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? टांजिंग के द्वारा दिया गया था। आय व्यापार शर्त डोरेंस के द्वारा दिया गया था। जो लोग भी डोरेंस लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आय व्यापार शर्त डोरेंस के द्वारा दिया गया था, लेकिन व्यापार की सकल अदल बदल व्यापार शर्त जो है वो टॉन्जिंग साहब के द्वारा दिया गया था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि QM अपॉन QX इंटू 100, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि व्यापार की सकल अदल बदल शर्तें किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? तो टॉन्जिंग के द्वारा दिया गया था। व्यापार की सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त किसी देश की आयात तथा उस देश के निर्यात के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि SDR का आवंटन सदस्य देशों को किस अनुपातिक आधार पे किया जाता है? अब यहाँ पे आपको जब SDR आपके सामने आ गया तो आपको खूब अच्छे से IMF की याद आ जानी चाहिए। IMF की जब आपको याद आनी चाहिए तो आपको वहीं पे विश्व बैंक की भी याद आनी चाहिए। तो क्या होता है? 1945 में IMF और विश्व बैंक दोनों की स्थापना होती है, इसलिए IMF और विश्व बैंक को जुड़वा संस्थाएं भी बोलते हैं। लेकिन जो IMF था वो 1947 में कार्य शुरू किया, अर्थात दो वर्ष बाद। और जो विश्व बैंक था वो 1946 में कार्य प्रारंभ किया। ये विश्व बैंक है, विश्व बैंक, ठीक है। और ये है IMF, ठीक है। तो IMF अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है कि भुगतान असंतुलन से निपटने के लिए अपने सदस्य देशों को ऋण प्रोवाइड करता है। IMF क्या करता है कि भुगतान असंतुलन से निपटने के लिए अपने सदस्यों को क्या करता है? ऋण प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि जब 1970 से पहले की बात करें तो 1970 से पहले IMF की जो मुद्रा थी वो थी डॉलर, अमेरिकी डॉलर। लेकिन जब उस समय क्या हुआ कि पश्चिमी देशों ने विरोध कर दिया और कहा कि हम अमेरिकी डॉलर नहीं स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने अमेरिकी डॉलर को नहीं स्वीकार किया। तो वही 1970 से पहले जो अमेरिकी डॉलर IMF की मुद्रा हुआ करती थी, अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा हुआ करती थी, अब उसको चेंज करके उसे SDR कर दिया गया, विशेष आहरण अनुपात, SDR। ये क्या होता है? ये एक बहिखाता प्रविष्टि होती है। वास्तविक रूप में ये कोई ऐसी मुद्रा नहीं होती है जिसे हाथ में लेकर के देखा जा सके। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग पेपर गोल्ड बोलते हैं या कागजी मुद्रा भी बोलते हैं। इसे हम लोग पेपर गोल्ड बोलते हैं या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कागजी मुद्रा भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि IMF के अंशदान, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि SDR का आवंटन सदस्य देशों को किस अनुपातिक आधार पे किया जाता है? तो IMF अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आपके देश का अंशदान कितना है, अर्थात आपने जमा कितना किया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि विश्व बैंक और
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1945 में होता है, लेकिन आईएमएफ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1947 में कार्य शुरू करता है और विश्व बैंक 1946 में कार्य शुरू कर देता है। आईएमएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन की समस्या दूर करने के लिए साख प्रोवाइड करता है और 1970 से आईएमएफ साख प्रोवाइड करता है और 1970 से पहले आईएमएफ की जो मुद्रा थी वो अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन 1970 के बाद पश्चिमी देशों के विरोध करने के कारण एसडीआर प्रकाश में आया और एसडीआर को हम लोग कागजी मुद्रा भी बोलते हैं या बहीखाता प्रविष्टि भी बोलते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने का मौद्रिक उपाय नहीं है? यार इतने सारे लोग जुड़े हो फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है यार, और रोज क्लास आप लोगों की होती है ईच एंड एवरी डे। मेहनत से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से सारी चीजें सही हो जाएंगी। चलिए, तो अब देखिए प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के दो उपाय होते हैं, एक होता है मौद्रिक और दूसरा होता है गैर मौद्रिक। और प्रतिकूल भुगतान संतुलन कब उत्पन्न होता है? तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन तब उत्पन्न होता है जब आप निर्यात कम करते हैं, अर्थात अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में कम बेचते हैं और आयात आप ज्यादा करते हैं, अर्थात दूसरे देश में निर्मित वस्तुएं आपके देश में आकर के ज्यादा बिकती हैं। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की शर्त ये होती है। ठीक है, अब प्रतिकूल भुगतान संतुलन के उपाय के बारे में बात करें तो एक होता है मौद्रिक और दूसरा होता है गैर मौद्रिक। तो अगर जो हम लोग मौद्रिक की बात करें तो मौद्रिक में क्या आता है? तो इसमें आता है विनिमय नियंत्रण। ठीक है, मौद्रिक विनिमय नियंत्रण। ठीक है, विनिमय नियंत्रण। उसके बाद अगर जो बात करें तो क्या होता है? मुद्रा संकुचन। ये सब आरबीआई से संबंधित है। मुद्रा संकुचन। ठीक है, मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन कब होगा? कमेंट करके सभी लोग बताइए। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संकुचन कब होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए मुद्रा संकुचन कब होगा। उसके बाद अवमूल्यन किया जा सकता है, अवमूल्यन किया जा सकता है, अवमूल्यन किया जा सकता है। उसके बाद किया जा सकता है मूल्यह्रास किया जा सकता है। ठीक है, मूल्यह्रास किया जा सकता है। उसके बाद अमौद्रिक कारक, मतलब जिसमें मुद्रा का कोई रोल नहीं है, अमौद्रिक कारक। अमौद्रिक कारक ये कौन सा होगा? अमौद्रिक कारक में क्या क्या आएगा? तो इसमें आयात प्रतिबंध। अब यहाँ पे सरकार की बात हो जाएगी। सरकार क्या करेगी? आयात पे प्रतिबंध लगा देगी, प्रतिबंध लगा देगी। उसके बाद दूसरा क्या होगा? इसमें आयात पर सरकार कोटा निर्धारित कर देगी कि भैया हम इतना ही पैसा, इतना ही आयात करेंगे। उसके बाद सरकार क्या करेगी? इस पे प्रशुल्क लगा देगी। सरकार क्या करेगी? प्रशुल्क लगा देगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, आयात प्रतिबंध। सभी लोग का उत्तर ठीक है। ये मौद्रिक नहीं है, ये गैर मौद्रिक है। और आयात पे प्रतिबंध लगाने का कार्य किसका होता है? सरकार का होता है, आरबीआई का नहीं होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने का मौद्रिक उपाय नहीं है? तो देखिए, प्रतिकूल भुगतान संतुलन तभी होगा जब आपके देश में निर्यात कम होंगे, आयात ज्यादा होंगे, अर्थात आपको निर्यातों को बढ़ाना होगा। तो दो तरीके से निर्यात को बढ़ा सकते हैं। तो इसके दो उपाय हैं, पहला मौद्रिक है, दूसरा गैर मौद्रिक है। मौद्रिक में विनिमय नियंत्रण, मुद्रा संकुचन, अवमूल्यन और मूल्यह्रास आता है, और गैर मौद्रिक में आयात प्रतिबंध, कोटा और प्रशुल्क आता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कारण है? चलिए भैया, इजी सी बात है। हेक्सर-ओहलिन ने क्या बोला था? हेक्सर-ओहलिन ने कहा था कि साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने ये कहा, जैसे उनका कहने का मतलब ये था कि दो देश हैं। जैसे मान लीजिए, फिर वही बात, आपको अब मान्यता जाननी चाहिए। मान्यता नहीं जानते हैं तो फिर थियरी नहीं पढ़ पाएंगे। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि हेरड डोमर की मान्यता, हेक्सर-ओहलिन की मान्यता, हैबरलर की मान्यता, एडम स्मिथ की मान्यता, डेविड रिकार्डो की मान्यता, जेबी से की मान्यता, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट की मान्यता, मार्शल की मान्यता, पीगू की मान्यता, ये सोलो की मान्यता, रॉबर्टसन की मान्यता, फिर आपको
फिर आपको इधर एकाधिकार में आप आ जाइए तो इसमें आपको रॉबिन्सन की मान्यता। फिर अगर जो बाजार में आएंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार, एकाधिकृत प्रतियोगिता, इसकी मान्यताएं आपकी जुबान पे होनी चाहिए, तभी आप इकोनॉमिक्स समझ पाएंगे। अदरवाइज इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको बेसिक ही नहीं पता है तो कहाँ से समझ में आएगा। तो देखिए हेक्सर ओलिन ने क्या कहा था कि दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों में साधन विन्यास में अंतर पाया जाता है। जैसे कि हेक्सर ओलिन ने क्या कहा था कि दो देश हैं और दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और उत्पादन के भी साधन दो हैं। दो देश हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और उत्पादन के साधन भी दो हैं, इसीलिए इसे 2x2x2 मॉडल कहा जाता है। ठीक है, अब दो देश हैं। अब आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा कि सर जी दो ये देश काहे कहते हैं, तो दो देश इसलिए कहते हैं ताकि इनको सिद्धांत को स्पष्ट करने में आसानी हो। तो ये कहते हैं कि दो देश हैं, दो उत्पादन के साधन हैं, दो देश हैं और दो उत्पादन के साधन हैं। तो जैसे देखिए उन्होंने ये कहा कि जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका और भारत, ठीक है, अमेरिका और भारत। तो अमेरिका के पास भी श्रम है और अमेरिका के पास भी पूंजी है, अमेरिका के पास श्रम है और अमेरिका के पास पूंजी है। भारत के पास भी श्रम है और भारत के पास भी पूंजी है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका के पास पूंजी ज्यादा है श्रम की अपेक्षा, श्रम कम है और पूंजी ज्यादा है। तो अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन कर भारत को निर्यात करना चाहिए और भारत के पास श्रम ज्यादा है, पूंजी कम है, तो भारत को श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके अमेरिका को निर्यात करना चाहिए। ठीक है, अर्थात साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं। फिर आपको लियोनतिफ साहब यहीं पे याद आने चाहिए कि लियोनतिफ विरोधाभास क्या है। तो लियोनतिफ साहब आते हैं जब इनकी हेक्सर ओलिन की थियरी को चेक करते हैं, तो लियोनतिफ साहब ये देखते हैं कि भैया अमेरिका तो पूंजी प्रधान देश है तो इसे पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए, लेकिन वास्तविक तौर पे अमेरिका पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात नहीं पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात नहीं कर रहा है, श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और उसका निर्यात कर रहा है। तो उसे ही लियोनतिफ पैराडॉक्स या लियोनतिफ विरोधाभास कहा गया। अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आपको एक बार थियरी पढ़ लेंगे ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं, लेकिन पूरा दिमाग लगा करके पढ़ना होगा। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे सिंपल सटीक साधारण भाषा में ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं। अलग अलग बैच हैं, अलग अलग बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार यूनिट वाइज, आपके सिलेबस में जिस तरीके से यूनिट वाइज सारी चीजें मेंशन है, सबको सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाया जाता है। मेरे द्वारा ही क्लास लिया जाता है। मैं अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को 200 के आसपास क्लास देता हूँ। 200 में आपकी इकोनॉमिक्स, 200 क्लास में इकोनॉमिक्स खत्म होती है, मतलब आपकी पूरी सिलेबस। ठीक है, ठीक तरीके से उसको अगर जो आप पढ़ लेंगे, मेहनत से पढ़ लेंगे, जो नोट्स दे रहा हूँ उसको ठीक तरीके से पढ़ लेंगे, टेस्ट सीरीज अच्छे से दे करके अपना इवेल्युएशन कर लेंगे कि गलती जहाँ भी हो रही है उसमें सुधार कर लेंगे, प्रीवियस ईयर को पढ़ लेंगे, करंट पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यार प्रश्न कहाँ से आएगा, सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाने वाली है। तो और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ मैं आपको एडमिशन दे रहा हूँ, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिल रहा है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए भाई, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, लाइक शेयर कर दिया करो यार, इतने सारे लोग जुड़े हो फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना 1995 में होती है। और WTO क्या करता है कि सभी देशों के मध्य, जो उसके सदस्य देश हैं, सभी सदस्य देशों के मध्य किस तरीके से आर्थिक क्रियाएं बेहतर रूप से, सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और किस तरीके से सभी देश आपस में व्यापार करके अपने लाभ को अधिकतम कर सके, इसका प्रबंध करने का कार्य WTO करता है, अर्थात विश्व व्यापार संगठन करता है, अर्थात सभी सदस्य देशों को। अगला कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा
किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया। अब देखिए जब पंचवर्षीय योजना की बात आती है तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि सर जी प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पे आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी मालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, सभी लोग कमेंट करके बताइए। प्रथम तो था किस पे, हैरड डोमर, दूसरा कौन था, महालनोबिस, दूसरा कौन था, पीसी महालनोबिस, ठीक है। तीसरा आप बताइएगा, उसके बाद आपको योजना अवकाश याद आना चाहिए, फिर आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना याद आनी चाहिए जिसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया गया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम जिसमें दिया गया था। इसी में इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटा दीजिए, गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया था, सब याद आना चाहिए, गरीबी हटाओ। तो जितने लोग भी पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है भाई बता दीजिए। ठीक अब देखिए अगर जो आप थियरी ठीक से नहीं पढ़े हैं ना तो इसको आप कितना भी अच्छे से कर लीजिए गलती होने के चांसेस होते हैं, है ना। अगला, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक, ऑप्शन नंबर, तो किन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित किया था कब, 1936 में, ये तो आपको पता ही होगा। हिक्स ने अ थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल दिया था, ठीक है। देखिएगा जितने भी पुस्तक हैं अ थ्योरी ऑफ ट्रेड इस टाइप के तो हिक्स ने दिया था। फ्रीडमैन साहब ने अस्थाई आय परिकल्पना की बात की थी और पेरेटो ने लाभ का सिद्धांत नहीं दिया था। पेरेटो ने किसका सिद्धांत दिया था, अनुकूलतम सिद्धांत दिया था या इष्टतम सिद्धांत दिया था, इष्टतम सिद्धांत। एप्लीकेशन पे अभी 2 दिन पहले इसको मैं पढ़ा रहा था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत। कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे पेरेटो अनुकूलतम सिद्धांत दिया और उसमें उन्होंने क्या बोला कि जब समाज में एक ऐसा परिवर्तन, समाज में अगर जो कोई परिवर्तन होगा तो उससे एक को नुकसान होगा दूसरे को फायदा होगा। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है कि केन्स के अनुसार निवेश मांग निम्नलिखित में से किन 2 कारकों पे निर्भर करती है। किन्स साहब ने क्या कहा भैया कि अगर जो अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाना है तो कौन कौन ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो उन्होंने कही थी कि ब्याज की दर, अगर जो ब्याज की दर कम होगी तो निवेश ज्यादा होगा, अगर जो ब्याज आपको कम देना होगा तो आप क्या करेंगे कि आप निवेश ज्यादा करेंगे, ठीक है। एक बात ये कही थी और दूसरी बात ये कही थी कि पूंजी की सीमांत दक्षता, पूंजी की सीमांत दक्षता जितनी ज्यादा होगी, पूंजी की सीमांत दक्षता जितनी ज्यादा होगी उतना ही उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। तो ये दोनों बात करते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं 1, 2 और 4 सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला, कि यदि सीमांत आय 15 इकाई हो तथा औसत आय 20 इकाई हो तो कीमत के सापेक्ष मांग की लोच क्या होगी। चलिए बच्चों वाला प्रश्न आ गया, क्या उत्तर आएगा भाई। तो इजी सी बात है भैया कि सीमांत आय 15 दे दिया गया है, सीमांत आय 15 अर्थात एमआर का मान कितना दे दिया गया है, एमआर का मान 15 दे दिया गया है। औसत आय एआर का मान कितना दे दिया गया है, एआर का जो मान है वो दे दिया गया है आपको 20, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि लोच क्या होगा, अर्थात ईपी आपसे पूछ रहा है। तो लोच इज इक्वल टू क्या होता है, मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है, अगर जो सीमांत आय और औसत आय दिया हो तो लोच का फॉर्मूला क्या होता है, ईपी इज इक्वल टू एमआर, ईपी इज इक्वल टू एआर अपान एमआर माइनस एआर, ठीक है। अब आप फॉर्मूले में सबमिट कर दीजिए, आ जाएगा उत्तर। अर्थात एआर का मान क्या है 20 है अपान अपान ये एआर माइनस एमआर होगा, ये एआर होगा ये एमआर होगा, ठीक है। अभी अपान 20 माइनस 15 तो क्या होगा 20/5, 20/5, 20 बटा क्या 5 मतलब 5 चौको 20, 4 आ रहा है।
4 का मतलब क्या होगा? 4 का मतलब ये होगा कि ये 1 से अधिक होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होती है? शुद्ध सार्वजनिक वस्तु, एक होती है सार्वजनिक वस्तु, दूसरी होती है निजी वस्तु। और रोज क्लास आप लोगों की होती है शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ किसी भी कंडीशन में। तो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इजी सी बात है भाई। अगर जो हम बात करें कि शुद्ध सार्वजनिक वस्तु, तो सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां पे प्रतिद्वंदता नहीं पाई जाती है, प्रतिद्वंदता नहीं पाई जाती है। जैसे सड़क हो गया, तो सड़क एक सार्वजनिक वस्तु है। तो ऐसा थोड़ी है कि सड़क पे आप चलेंगे और आपका पड़ोसी नहीं चलेगा, सड़क तो सबके लिए होता है। तो ऐसी स्थिति में एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होती है? शून्य के बराबर होती है। एक सार्वजनिक वस्तु होती है, एक निजी वस्तु होती है। निजी वस्तु का मतलब क्या होता है? तो निजी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिसका प्रयोग करने के लिए आप खुद भुगतान करते हैं, और सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है जिसका प्रयोग करने के लिए आप प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करते हैं। ठीक है, तो निजी वस्तु जैसे कार हो गया, जैसे मोबाइल हो गया, आपका मोबाइल है, ये आपकी निजी वस्तु हो गई। अगला, उपभोक्ता किस वस्तु की कीमत घटने पर उपभोग घटा लेगा? चलिए भाई बताइए। ठीक है, हाँ आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई, थोड़ा सा मैं लेट हो गया आज 10 मिनट, है ना। बट कल कल से ऐसा नहीं होगा। आज 10 मिनट आप लोगों की क्लास लेट हो गई थी, बट कल से ऐसा नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। चलिए भाई बताइए। विजय लक्ष्मी जी, रंजीत कुमार जी, प्रियम मिश्रा जी, ललिता जी, पारस कुमार जी, स्वाति जी, राम नारायण जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, ललिता जी, बबीता जी, अक्षय जी, राकेश जी, नैना यादव जी, राम नारायण जी, आशुतोष शर्मा जी, प्रियांशु जी, प्रियम मिश्रा जी, पारस कुमार जी, प्रतिमा जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, संजय जी, सदानंद मिश्रा जी, सुनीता गुप्ता जी, सोनी शर्मा जी, चंद्रबली प्रजापति जी, घनश्याम अनुरागी जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, सभी लोगों से निवेदन है। रंजीत कुमार जी, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक बार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं। तो देखिए, गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। बाजार का नियम क्या बताता है? बाजार का नियम ये बताता है कि जब बाजार का नियम क्या बताता है? तो बाजार का नियम हमें ये बताता है, बाजार का नियम हमें ये बताता है कि जब वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उपभोक्ता अपने आय को बढ़ा देता है। सॉरी, जब वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उपभोक्ता अपने मांग को बढ़ा देता है। ठीक है, बाजार का नियम हमें ये बताता है। लेकिन गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ये लागू नहीं होता। गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है या वस्तुओं की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता इन वस्तुओं की मांग में कमी ला देता है। ठीक है, तो गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है या वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उपभोक्ता इसकी मांग को बढ़ाता नहीं है बल्कि इसकी मांग को घटा लेता है। ठीक है, तो उपभोक्ता किस वस्तु की कीमत घटने पर उपभोग घटा लेगा? तो गिफिन वस्तु। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि गिफिन वस्तु ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पे अगर जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है या की वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता अपने मांग को घटा लेता है। उदाहरण के तौर पे हम बताएं आपको, अगर जो तो मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन आयल, केरोसिन आयल, मिट्टी का तेल, केरोसिन आयल, मिट्टी का तेल। ठीक है, केरोसिन आयल मिट्टी का तेल हो गया, बाजरा हो गया, ये सब गिफिन वस्तु का उदाहरण है। ठीक है, बाजरा। अब कहेंगे सर जी कैसे गिफिन वस्तु का उदाहरण है सर? तो देखिए, ये गिफिन वस्तुओं की सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि इसकी स्थापन वस्तुएं भी होती हैं। जैसे आज से 20-25 साल पहले आप जाइए, 20-25 साल पहले आप लोगों ने क्या किया होगा? लैलटेन में पढ़ा होगा। आपके घर पे जब रसोई गैस बनता था तो उस रसोई गैस सॉरी, जब आपके घर पे रसोई बनता था तो लोग स्टोव का इस्तेमाल करते थे और उसमें केरोसिन आयल पड़ता था कि नहीं पड़ता था?
लालटेन जला के पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। लैंप और लालटेन जला के पढ़ा है ना, उसमें केरोसिन ऑयल डालते थे ना, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि गैस सिलेंडर आ गया, एलपीजी गैस आ गया रसोई पकाने के लिए, तो लोगों की आय में वृद्धि हुई, तो लोगों ने मिट्टी का तेल खरीदना बंद कर दिया, उसकी जगह पे गैस का इस्तेमाल करने लगे रसोई पकाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, हरासमान पैमाने का हरासमान प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है? खूबसूरत सा प्रश्न है। ये इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जहां पे, हाँ, ये इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि वो ठीक तरीके से पढ़ते नहीं है, क्या थियरी नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल क्या होता है, या पैमाने का वर्धमान प्रतिफल क्या होता है? लिख लीजिए, पैमाने का वर्धमान प्रतिफल। इसमें क्या होता है? प्रतिफल। इसमें क्या होता है? तो इसमें यह होता है कि जिस अनुपात में आगतों में वृद्धि की जाती है, उससे अधिक अनुपात में निर्गत में वृद्धि होती है। मतलब जितना आगत बढ़ता है, जितना आगत बढ़ता है, उससे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? निर्गत बढ़ता है। अब आगत क्या होता है, निर्गत क्या होता है, ये भी नहीं पता है तो भाई थोड़ा इकोनॉमिक्स को पढ़िए, ठीक है ना। पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्या होता है? पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्या होता है? स्थिर प्रतिफल क्या होता है? तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत जिस जिस अनुपात में आगत बढ़ता है, जिस अनुपात में आगत बढ़ता है, उसी अनुपात में निर्गत भी बढ़ता है। निर्गत भी बढ़ता है, ठीक है, निर्गत भी बढ़ता है। उसके बाद अगर जो हम लोग बात करें पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, तो पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम हमें यह बताता है कि जिस अनुपात में आगत में वृद्धि होती है, उससे कम अनुपात में निर्गत की में वृद्धि होती है। अर्थात जितनी तेजी से आगत बढ़ता है, उतनी तेजी से निर्गत में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो ये तीन चीज होती है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? दीर्घकाल में ना, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है? दीर्घकाल में, क्योंकि ह्रासमान प्रतिफल दीर्घकाल में ही आता है, ठीक है। जब यहाँ पैमाने का स्थिर प्रतिफल आप प्राप्त कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आप नहीं मानते हैं और आगतों को बढ़ाते चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जितनी तेजी से आगत बढ़ती है, उससे कम तेजी से निर्गत बढ़ता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, एक औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति कैसी होती है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, एक औसत स्थिर लागत वक्र, औसत स्थिर लागत को का फॉर्मूला क्या है? ए एफ सी इज इक्वल टू क्या होता है? एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी अपन क्यू होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो यदि कुल स्थिर लागत को उत्पादित इकाइयों से भाग दें, तो प्रति इकाई औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यदि कुल स्थिर लागत को, अब फिर वही बात, कुल स्थिर लागत क्या होता है? कमेंट करके आप बताइए। एक होता है स्थिर लागत, दूसरा होता है परिवर्तनशील लागत। आप लोग को बहुत सारी चीजें बतानी होती है, लेकिन हर बात बताने लगूंगा तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करानी है ना। तो यदि कुल स्थिर लागत को उत्पादित इकाइयों से भाग दे दिया जाए, तो प्रति इकाई औसत स्थिर लागत प्राप्त होता है, अर्थात AFC इज इक्वल टू TFC अपन Q होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है, उस पर लगने वाली प्रति इकाई औसत स्थिर लागत क्रमशः क्या होती है? घटती रहती है। और औसत स्थिर लागत वक्र की का वक्र कैसा होता है? तो ये आयताकार अतिप्रबलय होता है, आयताकार अतिप्रबलय होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, ये बात किसने कही थी? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। अब देखिए, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, प्यारे स्टूडेंट हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से पूरा लगान की पूरी थियरी याद आना चाहिए।
कि लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया था, या लगान का विवेदात्मक आधिक्य सिद्धांत किसने दिया था, तो ये डेविड रिकार्डो ने दिया था। डेविड रिकार्डो ने दिया था। डेविड रिकार्डो ने क्या बोला, डेविड रिकार्डो ने बोला कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, जो भूमि जितना ज्यादा उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी, और जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी। उन्होंने कहा कि ऐसी भूमि जो उर्वरक होती है उसे हम लोग अधिसीमांत भूमि बोलते हैं। अधिसीमांत भूमि, अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उर्वरक होती है, उर्वरक होती है, और जब उर्वरक होगी तो ये क्या करेगी, ये भूमि लगान देती है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि ऐसी भूमि जो उर्वरक नहीं होती है उसे सीमांत भूमि बोलते हैं, अर्थात ये भूमि लगान नहीं देगी। ऐसी भूमि जो उर्वरक नहीं है उसे हम लोग सीमांत भूमि बोलेंगे, उर्वरक नहीं है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीमांत भूमि बोलेंगे। और ये क्या करेगा, ये लगान नहीं देगा, ये लगान नहीं देगा। फिर उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने कहा कि भूमि की पूर्ति पूर्तिया बेलोचदार है, भूमि की पूर्ति पूर्तिया बेलोचदार है, भूमि की पूर्ति पूर्तिया पूर्तिया पूर्णतः बेलोचदार है, अर्थात बेलोचदार है, बेलोचदार है, अर्थात क्या होगा कि भूमि की लेंथ अगर जो आप बढ़ाएं, भूमि की मात्रा को आप बढ़ाना चाहें तो नहीं बढ़ा पाएंगे। सही बात भी है, क्या आप चाहें कि पृथ्वी की लेंथ को बदल दें तो आप बदल पाएंगे क्या, नहीं बदल पाएंगे। तो यही बात डेविड रिकार्डो ने बोला था। और डेविड रिकार्डो ने क्या बोला था, बोला था कि भविष्य में चल करके अर्थव्यवस्था निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी, क्योंकि भूमि का एकमात्र कार्य उत्पादन करना है, कृषि करना है, और भविष्य में अगर जो इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ता रहा तो कृषि योग्य भूमि बचेगी नहीं, और जब कृषि योग्य भूमि बचेगी ही नहीं तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। तो ये सब कुछ दिमाग में घूमना चाहिए, सब कुछ दिमाग में घूमना चाहिए। अगला प्रश्न खूबसूरत सा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। चलिए भैया, लाइक शेयर तो करते रहिए यार, इतने सारे लोग जुड़े हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, इजी सी बात है कि तरलता जाल की अवधारणा किसने दिया था, क्या बोला था कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी तो ब्याज दर में एक निश्चित सीमा तक ही कमी आएगी, एक सीमा के बाद ब्याज दर कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जोड़ की समस्या की अगर जो बात करें तो ये यूलर साहब ने दिया था। समूह संतुलन की बात अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चैम्बरलिन को देखा था, और आभास लगान की बात मार्शल ने दिया था। ठीक है, अगला कि यदि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के फीसर का समीकरण में मुद्रा पूर्ति को 2 गुना कर दें तो कीमत स्तर पे क्या असर पड़ेगा, ये रोज मैं बताता हूं। अब देखिए, ये मुद्रा परिमाण के फीसर के समीकरण की बात कर रहा है, ठीक है, ये फीसर के समीकरण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बार बार आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। और अगर जो आप इसको ठीक से नहीं जानते हैं तो आप मुद्रा एवं बैंकिंग को ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, फीसर का समीकरण क्या था, तो फीसर का समीकरण ये था। तो सबसे पहले तो जानिए कि फीसर का मूल समीकरण क्या था। पेपर में पूछा जाता है कि फीसर का मूल समीकरण क्या था, तो फीसर का मूल समीकरण था एम भी इज इक्वल टू पीटी, ये फीसर का मूल समीकरण था। ठीक है, उसके बाद फीसर का संशोधित समीकरण क्या था, फीसर का संशोधित। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करके बताइए कि एम का मतलब क्या है, भी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है। ठीक है, और संशोधित समीकरण की बात करें तो संशोधित समीकरण क्या था, एम डैश भी डैश प्लस एम भी इज इक्वल टू पी टी। था कि नहीं था, था कि नहीं था, ये था, बिल्कुल ठीक था। फिर उन्होंने क्या बोला, ये 2 समीकरण थे, पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, उन्होंने क्या बोला कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की में पूर्ति की वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोग अपने मांग को भी बढ़ाएंगे, मांग को बढ़ेगा, मांग के अनुसार अगर जो कीमतों, मांग के अनुसार अगर जो पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी। देखिए ध्यान समझिए, फिशर ने क्या बोला कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे, और जितनी तेजी से मांग बढ़ रही है उतनी तेजी से अगर जो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, अर्थात पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, कीमत स्तर 2 गुना हो जाएगा, कीमत स्तर 2 गुना हो जाएगा, और मुद्रा की जो वैल्यू है वो आधी हो जाएगी,
मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। तो ये बात किसने कही थी, ये फिशर साहब ने कही थी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, कीमत स्तर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत कैसे बढ़ेगा और मुद्रा की वैल्यू कैसे कम होगी। तो भैया मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मान लीजिए कि 50,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में डाला गया, तो अब ये 50,000 करोड़ किसी एक व्यक्ति के पास तो रहेगा नहीं। अगर जो किसी एक व्यक्ति के पास भी रहता है तो कोई अपनी जेब में थोड़ी 50,000 करोड़ लेके रहेगा, कुछ उत्पादन करेगा। तो इससे ये पैसा स्वतः रूप से पूरी अर्थव्यवस्था में प्रसारित हो जाएगा। पूरी अर्थव्यवस्था में प्रसारित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लोगों के पास पैसा आ जाएगा। लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो लोग अपने मांग को बढ़ा देंगे। लेकिन मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है, हम और आप कोई भी बढ़ा सकता है, लेकिन क्या हम लोग किसी एक वस्तु का उत्पादन करते हैं अर्थात पूर्ति करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो मांग में जब बहुत तेजी से वृद्धि हो जाएगी, पूर्ति कम रहेगा, तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होगी। अब कीमत स्तर बढ़ेगा तो मुद्रा की वैल्यू कैसे गिरती है ये भी आपको जानना चाहिए। तो जैसे जान लीजिए कि 2024 की अगर जो बात करें तो 2024 में दाल कै रुपया किलो था, तो 2024 में दाल 70 रुपया पर केजी था। तो 2024 में 70 रुपया पर केजी था, तो अगर जो आपके पास 140 रुपया था 2 किलो दाल आप खरीदते थे। लेकिन यही 2025 की बात करें तो 2025 में दाल कै रुपया हो गया, 140 रुपया हो गया। तो अब केवल एक ही केजी दाल खरीद पाएंगे। अर्थात दाल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण क्या हो गया, दाल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण जो मुद्रा की वैल्यू है उसमें कमी आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि 2024 में इसी 140 रुपए से 2 किलो दाल खरीद रहे थे, लेकिन 2025 में इसी 140 रुपए से केवल 1 किलो दाल खरीद रहे हैं, क्योंकि दाल की कीमत 70 से 140 हो गई। ठीक है, अगला चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि किसने कहा कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अव्यवहारिक है। देखिए भैया अभी कुछ देर पहले बताया मुद्रास्फीति क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में महंगाई आए, और मुद्रास्फीति कब आता है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो लोगों का मांग बढ़ता है, और मांग के अनुसार जब पूर्ति में वृद्धि नहीं होती अर्थात उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है तो कीमतों में वृद्धि होती है, और जब कीमत में वृद्धि होती है तो उसे यह कहते हैं कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति बोलते हैं। उसके बाद मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। जब मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है तो लोग अपने मांग को कम कर देते हैं। मांग को कम कर देते हैं तो जब मांगे नहीं होगा तो कोई उत्पादन क्यों करेगा, अर्थात पूर्ति में कमी आ गई। मांग व पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाएगा तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी तो कोई भी आर्थिक क्रिया होगी ही नहीं। तो जब कोई आर्थिक क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था गरीबी की कुछ चक्र में फंस जाएगा। तो ये बात किन्स ने कही थी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और संकुचन अव्यवहारिक है, लेकिन दोनों में से बाद वाला ज्यादा खराब है। तो आप मंदी में जीना चाहेंगे कि महंगाई में जीना चाहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी हम महंगाई में जीना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि महंगाई में एटलीस्ट आपके पास पैसा आ रहा है। अगर जो हम आपसे ये कहें कि 1 लाख रुपए आपको हम देंगे और 1 लाख रुपए आपको हर महीने खर्च करना है, 1 रुपया भी बचेगा नहीं, और दूसरी तरफ हम आपसे ये कहें कि हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे और 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना है 1 महीना, तो आप कहेंगे कि सर जी 1 लाख दीजिए ना, 1 लाख खर्च करके जिएंगे जो होगा सो देखेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, किन्स बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला चलिए भाई बताइए, लाइक शेयर आप लोग नहीं कर रहे हो, बहुत कम लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अभी कुछ देर पहले मैं इस बारे में बात कर रहा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक द्वारा व्यवहार में लाई गई खुले बाजार की क्रियाओं का उदाहरण है। तो आपको पता ही है कि केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। प्रतिभूतियों का विक्रय जब वो करता है, जब आरबीआई प्रतिभूति का विक्रय करेगा, तो जब प्रतिभूतियों को बेचेगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी। ठीक है, क्योंकि जो खरीदेगा उसे मुद्रा आरबीआई को देना होगा। और अगर जो आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय करती है तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। ठीक है ना, यही तो होता है ना। और मुद्रा की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को संतुलित रखने का कार्य किसका है, आरबीआई का ही, अर्थात देश की केंद्रीय बैंक का ही है। ठीक है ना, और इसीलिए मुद्रा की मात्रा को कब कम करना है, कब ज्यादा करना है,
कब कम करना है, कब ज्यादा करना है, इस बात की देखरेख आरबीआई करता है। और ऐसा करने के लिए वो खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होगी, क्योंकि जिसे बेचेगा वो मुद्रा आरबीआई को देगा, तो आरबीआई के पास पैसा आएगा, तो अर्थव्यवस्था मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। और जब प्रतिभूतियों का क्रय करेगा आरबीआई, तो जाहिर सी बात है खरीदेगा तो पैसा रिलीज करना पड़ेगा, रिलीज करेगा तो मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी। अगला, लचीली विनिमय दर का विचार आधारित है, किस पे आधारित है भाई? लचीली विनिमय दर, क्या उत्तर आ रहा है? लचीली विनिमय दर, ठीक है। लचीली विनिमय दर, इजी सी बात है यार। लचीली विनिमय दर का मतलब यह होता है कि मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे दो देशों के बीच मुद्राओं का विनिमय होगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कठोर मुद्रा क्या होता है, मुलायम मुद्रा क्या होता है। तो कठोर मुद्रा क्या होता है? तो कठोर मुद्रा ये होता है कि जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग ज्यादा है लेकिन उसकी पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है, जैसे अमेरिकी डॉलर। और मुलायम मुद्रा क्या होता है? तो मुलायम मुद्रा क्या होता है? तो जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम है लेकिन पूर्ति ज्यादा है, जैसे पाकिस्तानी रुपया हो गया, भारतीय रुपया हो गया। ठीक है, तो किसी भी दो देशों के बीच मुद्राओं के विनिमय, दो देशों के बीच जब मुद्रा का विनिमय होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे ही उनकी वैल्यू डिसाइड होती है। जैसे आप रोज देखते हैं कि अमेरिका रुपए से स्ट्रांग हो गया, कभी थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है, तो ये क्या होता है? ये मांग व पूर्ति की शक्तियों के कारण ही होता है। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है। क्यों है भाई? और आज के सेशन को एक दो बार अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एक दो बार अच्छे से देखिएगा। क्या उत्तर आएगा भाई? ऑप्शन नंबर, तो इस तरह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब ये होता है कि जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करे, मतलब भारत चीन से व्यापार कर रहा है, चीन अमेरिका से व्यापार कर रहा है, अमेरिका भारत से व्यापार कर रहा है, तो ये क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। और अंतर क्षेत्रीय व्यापार, जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के साथ व्यापार करे तो उसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार बोलते हैं। तो देखिए, सभी तरह के व्यापार पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्रियाशील होता है। बिल्कुल ठीक है भैया। तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्या बताता है कि दो लोग आपस में इसीलिए व्यापार करते हैं या दो देश आपस में इसीलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देश में उत्पादन की लागत या उत्पादन की दशाएं भिन्न भिन्न होती है। कारकों की अगतिशीलता अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशेषता नहीं होती है, बात ये भी ठीक है। और सामान्य, ये हैक्सर रोहलिन ने बोला, सामान्य संतुलन का मूल्य सिद्धांत भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे क्रियाशील होता है। बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, किस आधार पे संरक्षण शुल्क लगाया जाता है? संरक्षण शुल्क, किस आधार पे संरक्षण शुल्क लगाया जाता है भाई? सो इजी सी बात है। संरक्षण शुल्क का मतलब ये होता है कि आप अपनी घरेलू उद्योगों का संरक्षण करने के लिए विदेश से आने वाली वस्तुओं पे आप प्रशुल्क लगाते हैं, खूब ज्यादा लगाते हैं, इतना लगाते हैं कि वो हतोत्साहित हो जाए हमें निर्यात करने के लिए। ठीक है, तो संरक्षण शुल्क का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि चीन है, ठीक है, तो चीन है, तो चीन भारत को खिलौना भेज रहा है, चीन भारत को खिलौना मान लीजिए कि भेज रहा है। तो अब भारत सरकार क्या करेगी? हमारी जो सरकार होगी वो ये कैसे सोचेगी कि हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, घरेलू उद्योगों से ही हम अपनी पूर्ण अर्थव्यवस्था में जो मांग है उसकी पूर्ति कर देंगे। घरेलू उद्योग जो हमारे घरेलू खिलौने वाला जो हमारा घरेलू उद्योग है, उसी घरेलू उद्योग के द्वारा ही हम क्या करेंगे कि अपनी कुल अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा कर देंगे। तो चीन से अगर जो खिलौना आ रहा है तो भारत सरकार इस पे क्या करेगी कि खूब सारा शुल्क डाल देगी। किस लिए डाल देगी? कि चीन बहुत ज्यादा मात्रा में भारत को खिलौना निर्यात न कर पाए, और जब भारत को निर्यात नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब हम निर्यात ज्यादा करेंगे
और आयात कम करेंगे तो भुगतान असंतुलन की समस्या हमारे देश में होगी ही नहीं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं उद्देश्य के आधार पर ठीक बोल रहे हैं। अगला कि करारोपण का निम्नलिखित में से किस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। करारोपण का अनुकूल प्रभाव किस पे पड़ेगा भाई। तो इजी सी बात है यार कि आय के वितरण के असमानताओं को कम करने में अमीर व्यक्ति से कर लेंगे, गरीब पे खर्च करेंगे। जैसे देखते हैं बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं वो कोई 1 करोड़ रुपए कर देता है, कोई 2 करोड़ देता है, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़। तो ये क्या होता है कि इनका जो पैसा आता है वो कल्याणकारी योजनाओं पे खर्च होता है। तो जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका भी विकास होता है। जब उनका विकास होगा तो आय की असमानता दूर होगी। अगला कि वस्तु एवं सेवा कर की प्रकृति क्या है। भारत में अगर जो वस्तु एवं सेवा कर की बात करें तो कब लागू हुआ, कब लागू हुआ ये 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017। ठीक है, पूछा जाता है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था। तो सरकार का उद्देश्य ये था कि एक देश एक कर बाजार, एक देश एक कर बाजार, एक देश एक कर बाजार। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि जीएसटी मूल्य वर्धित कर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। भारत में कितने प्रकार के जीएसटी देखने, अभी इसको किया गया, भारत में कितने प्रकार के कर देखने को मिलते हैं, अर्थात भारत में जीएसटी की कितनी दरें हैं, कमेंट करके बताइए कि भारत में जीएसटी की कितनी दरें हैं, भारत में जीएसटी की कितनी दरें हैं और सबसे ज्यादा जीएसटी किस पे लगता है और उसका परसेंटेज क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया, लेवेंस्टीन ने दिया। श्रम की असीमित आपूर्ति सिद्धांत किसने दिया, लेविस ने दिया। सतत विकास सिद्धांत किसने दिया, सतत विकास सिद्धांत किसने दिया, सतत विकास सिद्धांत हैरल्ड डोमर मॉडल के द्वारा दिया गया। उसके बाद पूर्ण रोजगार संतुलन की बात करें तो ये जॉन रॉबिन्सन जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, आगे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, राजीव, अब मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए महामैराथन की भी क्लास लेकर के आने वाला हूं। मैं सोच रहा हूं कि एक दिन में प्रीवियस ईयर में जितने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए सबको कवर करा दूं, बताऊंगा क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर जी 2005, ठीक है। तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 2005 में हुई थी और इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2009 तक सभी गांवों को क्या किया जाएगा, विद्युत प्रोवाइड किया जाएगा, या 2009 तक गांव को अच्छी तरीके से, गांव में अच्छी तरीके से विद्युत को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया। ये घोषणा कब हुई भाई, प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि बेटी बचाइए और बेटी पढ़ाइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई बताओ क्या उत्तर आ रहा है। भारत में जिसको देखिए सभी लोग बात करते हैं किसकी, महिलाओं के उत्थान की, होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है कि समाज में अब धीरे धीरे बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। अगर हाई कोर्ट में 10 केस आते हैं तो उसमें से 4 केस ऐसे होते हैं जो मेंटेनेंस के होते हैं या तलाक के होते हैं, और जब उस केस को अच्छे से आप एनालाइज करते हैं ना तो उसमें लगता है कि जो महिला है वो जबरदस्ती जानबूझ के पुरुष को फंसा रही है। ठीक है, जबरदस्ती जानबूझ करके जो महिला है वो अपने पति को फंसा रही है, उसे प्रताड़ित कर रही है, उसे टॉर्चर कर रही है। तो पूरे भारत में सभी लोग महिला उत्थान की बात करते हैं, पुरुष उत्थान की भी बात किया करो यार, है ना।
क्योंकि हम लोग तो हाई कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं कि जहाँ पे जब आप उस केस की गहराई में जाते हैं ना, तो लगता है कि यार इतनी इतनी क्रूरता कैसे हो सकती है किसी महिला के अंदर, वो भी वो अपने पति के लिए, है ना। तो ठीक है, महिला का उत्थान होना चाहिए, लेकिन यार उसके साथ साथ बहुत सारी विकृतियां भी। महिला का उत्थान का मतलब कि उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा उसे स्वास्थ्य दीजिए, उसे उसे पूरी तरीके से आज़ादी दीजिए, है ना। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पता है उसमें जिंदगी दोनों की बर्बाद हो जाती है। मेंटेनेंस पता है कितना मांगा जाता है, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। जो बेरोजगार है वो भी क्या बोलते हैं कि 10,000 रुपये महीना मेंटेनेंस दे रहा है, अर्थात मेंटेनेंस दे रहा है, भरण पोषण दे रहा है, जो बेरोजगार है वो भी। है ना। तो बहुत हद तक विसंगति आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें पता है दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, महिला की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पुरुष की भी बर्बाद हो जाती है ना। तो किसी के कहने पे तो महिलाएं ऐसा कर देती हैं, लेकिन इसमें बर्बादी दोनों की हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्या उत्तर आ रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि सर जी 22 जनवरी 2015, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था कि समाज में बेटियों से भेदभाव बंद किया जाए और बेटियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, ताकि वो अपना और देश का विकास कर सके। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या होगा, क्या उत्तर होगा, चलिए क्या उत्तर होगा भाई। 1-1 करोड़ का मेंटेनेंस मांगा जाता है, 1-1 करोड़ का मेंटेनेंस मांगा जाता है ना। आने वाले समय में स्थिति बहुत दुर्गम है। क्या उत्तर आ रहा है भाई। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत होती है वो होती है 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को। और इसकी शुरुआत क्यों की गई, इसका शुरुआत क्यों किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को होता है। और इसकी शुरुआत करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था। तो सरकार का उद्देश्य ये था कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे दूरवर्ती क्षेत्र जहां पे ठीक तरीके से, ऐसे दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र जहां पे ठीक तरीके से स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए, अच्छी इनको पेयजल की व्यवस्था कराई जाए, अच्छी इनको शिक्षा दी जाए। सो जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए, और कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे कर सकते हैं। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके अलग अलग बैच चलाए जाते हैं। और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के संपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी समस्या क्रिएट होती है। तो आपको यूनिट वाइज आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के यहाँ पे नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए
दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, सिंपल सटीक साधारण भाषा में, यूनिट वाइज सब कुछ अवेलेबल होगा उसमें, कुछ भी छूटेगा नहीं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो डायरेक्ट नहीं परचेज कर रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए मुझे आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।